इक्विलिब्रियम, जो इसमें टॉपिक हम कराएंगे वो है इक्विलिब्रियम। देखो, हमने लॉज ऑफ मोशन में भी कराया था इक्विलिब्रियम, तो वो क्या था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। उसमें नेट फोर्स कितना करना था, 0। यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होता है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स जेड डायरेक्शन भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होता है, ब्रियम के लिए कंडीशन होता है, इस पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, बस यही कंडीशन है, कंडीशन ही याद रखना है और कुछ नहीं है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। इस पर जो 2 क्वेश्चन है, पहले पेज नंबर 23 पे जो गिवन है वो देखो, पहले वो मैं करता हूँ, फिर उसके बाद में तुम्हारे जो बुकलेट है उस तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है पेज नंबर, इसमें बुकलेट का क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पे। इसमें गिवन है ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 केजी इन मास इज सपोर्टेड बाय 4 केजी इन मास इज सपोर्टेड बाय 2 नाइफ एज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। यानी कि फिगर इसका हम ऐसे बना देते हैं, और ए डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 70 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मास है 4 केजी, तो मास कहाँ पे दिखाएंगे, सेंटर पे। तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया क्या, स्मॉल mg। ठीक है, तो इस केस में दोनों पे रिएक्शन फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई मास, एक हम एडिशनल मास रख देते हैं, तो बताओ कि किस में नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। यहाँ पे अगर रख देते हैं तो किस में ज़्यादा होगा, इस साइड वाले ज़्यादा में होगा। यहाँ पे अगर इस साइड रखेंगे तो इस वाले में ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद में कहा जा रहा है ए 6 केजी वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो ए कितना होगा, 35 होगा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए कितना होगा तुम्हारा 35, और ये भी कितना होगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर पे एक हम वेट सस्पेंड कर दिए कैपिटल एम जी, और स्मॉल एम कितना है 4 केजी, ये सब बाद में पुट कर देंगे, और कैपिटल एम कितना है 6 केजी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एज एज्यूमिंग दैट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होमोजेनियस जी 9.8 लेना है। ठीक है, तो अब बताओ
किस में नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, किस में नॉर्मल फोर्स कम होगा? कम होगा। अच्छा, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मान लो कि हमने दिखा दिया N1 और यहाँ पे हमने दिखा दिया क्या, N2, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखाएंगे, ऊपर की ओर N1 और ऊपर की ओर क्या दिखाएंगे, N2, और नीचे की ओर क्या दिखाएंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। बता दो यस और नो। तो इक्विलिब्रियम के लिए इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, ये दोनों N1 प्लस N2 इक्वल टू M प्लस mg। तो एफ वाई इक्वल टू जीरो, एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स कोई है ही नहीं है तो जीरो ही होगा। एफ वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। समझ में आया? यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखो कैपिटल M प्लस स्मॉल m कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इंटू कितना लिखेंगे, 9.8। तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन क्या लगाएंगे, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए इसमें, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। तो टॉर्क के लिए हमने बताया था जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसका टॉर्क क्या होगा, और जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो जैसे इस सेंटर के अबाउट ही निकाल लेते हैं, जिसे ओ नाम दे दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है। तो बताओ N2 कैसे रोटेट करना चाहेगा, तो ए डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बता दो, ये 10 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा, 25। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा कितना है, 35 है, और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो क्या लिखेंगे, N2 इंटू 0.25, और बता दो यस और नो। इसके अबाउट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो N2 क्या करना चाहेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो उसका टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा बताओ N1 कैसे रोटेट करना चाहेगा, तो कितना होगा, -N1, और O पॉइंट से N1 का डिस्टेंस कितना होगा, 0.25 मीटर में कर देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल MG कैसे रोटेट करना चाहेगा इसको, ठीक से देख के बताओ, कैपिटल MG कैसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना चाहेगा या ऐसे रोटेट करना चाहेगा, कौन सा होगा, देखो अगर ए ऐसे रोटेट करना चाहेगा, फोर्स तो ऐसे लग रहा है, तो ऐसे रोटेट करना चाहेगा, तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा जल्दी बताओ तो, ए गिवन है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया, तो ये कितना लिखेंगे, प्लस m कितना है, m है तुम्हारा 6 इंटू कितना लिखेंगे 9.8, और इंटू कितना लिखेंगे 5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -2, और इक्वल टू कितना लिख देंगे 0, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, और दोनों को सोल्व कर देंगे। N1 N2 एक इक्वेशन ऐसे है, चलो इसको मैं फिर इसको सोल्व करता हूँ। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं N2 माइनस N1, ऐसा हम करते हैं कि दोनों साइड हमने क्या किया, 0.25 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 0.25, तो ये कितना हो जाएगा N2 माइनस N1, और ये कितना हो जाएगा -6 इंटू 9.8 इंटू 5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -2, अपॉन में कितना हो जाएगा 0.25। बता दो यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसको और इसको हटा दो, इससे कर दो कितना 5 जा, और दोनों साइड -1 से चाहे इतना ही रहने दो, N2 माइनस N1 इक्वल टू, अब करो तो -6 इंटू 9.8 करो,
कैलकुलेटर निकाल के जल्दी करो। 6 इंटू 9.8 अपॉन में डिवाइड करो 5 से 11.7। 11 पॉइंट हमने क्या कर दिया 8 कर दिया, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड को, इसको 2 नहीं, इसको छोड़ो। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करो ऐड करो, तो n1 n2 कट जाएगा, n1 n1 कट जाएगा, n2 आ जाएगा, ठीक है। और n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू किसी एक में पुट करके n2 निकालो। अब रिमेनिंग काम तुम लोग को खुद करना है, ठीक है। समझ में आया? करो जल्दी, 2 मिनट के अंदर जल्दी करो। ये सब तो नोट कर लिए हो, नोट कर लिए हो? हाँ तो जल्दी करो। बताओ n1 कितना आया? ये हटाए ये सब, कितना आ रहा है n2 43.1 न्यूटन हो जाएगा। और n1 बता दो 54.9, 56 ले लो या 54.9, हाँ ठीक है, इतना न्यूटन कर दो, ठीक है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है दिखाओ। उसमें कुछ ऐसे है, क्वेश्चन नंबर बोलना। हाँ मिल गया 14। ए मीटर स्ट्रिक इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर। मीटर स्ट्रिक गिवन है तो उसका लेंथ कितना होगा 1 मीटर। तो इसका सेंटर हो गया, ऐसे इसको बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और mg यहीं पे लगेगा, समझ रही हो, सेंटर पे ही लगेगा। अब कहा जा रहा है when 2 coin each of mass 5 ग्राम आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। तो अगर देखो इसमें हमने क्या कहा, 2 कॉइन लिया, 2 कॉइन ईच ऑफ मास 5 ग्राम गिवन है, आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ अदर, यानी कि एक कॉइन को हमने ऐसे लिया, इसके ऊपर दूसरा कॉइन हमने रख दिया, ठीक है। इज 12 सेंटीमीटर मार्क पे हमने रख दिया। द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ मीटर स्टिक। अब देखो ये सिचुएशन है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि जैसे मान लो कि 12 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। अब हमने ऐसा किया, अब इसका सेंटर यहाँ पे है,
और ये है तुम्हारा, यहाँ पे 2 कॉइन हमने रख दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉइन रख दिया, ये हो गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। और अब ऐसे बैलेंस्ड हो रहा है ये, और ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। तो ये इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो बस अब नेट फोर्स कर दो, नेट कर दो। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्मॉल एम जी, और यहाँ पे क्या लगेगा, कैपिटल एम जी, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ रॉड। और यहाँ पे हम दिखाएंगे क्या, 2 mg, 2 कॉइन है, तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो इस पे ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, और नीचे की ओर क्या लगेगा, कैपिटल एम प्लस 2m इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए, नेट फोर्स जीरो होने के लिए इसमें कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कैपिटल M प्लस 2m इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको n और कैपिटल M तो हमको फाइंड करना है, कैपिटल M तो हमको फाइंड करना है। A गिवन है 5 ग्राम, और G कितना गिवन है, 10 गिवन है या 9.8, नहीं गिवन है तो हम 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को 10 इंटू 10⁻³ तो 10 कितना कर देंगे, -2 इंटू हम कर देते हैं 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10m प्लस यानी कि 0.1 कर दो, ठीक है। n इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब इस पॉइंट के अबाउट हम, जैसे इसी पॉइंट के अबाउट हम क्या ले लेते हैं, ओ पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले लेते हैं। तो इसमें 2 फोर्स, एक ऐसे एक ऐसे। एम, कैपिटल एम क्या चाहेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखो 45 है, ये क्या है, सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये सेंटर ये है 5 सेंटीमीटर। क्या, अच्छा उसके बाद में पढ़ो, उसके बाद में पढ़ो। ये जो तुम्हारा सेंटर पे है, ये तुम्हारा सेंटर पे है, ये सेंटर पे है। अब हम 2 कॉइन रख दिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 45 सेंटीमीटर पे नाइफ को लगाते हैं, तो सेंटर तो ये हो गया। अच्छा बताओ, तो कैपिटल एम, अब इस पॉइंट के निकालेंगे तो नॉर्मल का तो 0 हो जाएगा। अब इसका लिखाएंगे कैपिटल एम जी, बताओ किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा इसका टर्क, निगेटिव। तो -mg इंटू कितना हो जाएगा, 5, 5 इंटू 10 कितना कर दो, -2 कर दो। अच्छा ये बताओ, ये 2mg कैसे कैसे रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस 28, इसमें से क्या करेंगे, 45 माइनस 12 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2mg। कौन, ये 45 सेंटीमीटर ओ पॉइंट से है, सेंटर से नहीं, सेंटर से तो 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसका बार का लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो ये बता दो कितना होगा, 45 माइनस 12 कितना होगा, 33। इसमें हम क्या करेंगे, 0.33 मीटर कर देंगे, और इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। बता दो यस और नो। यहाँ से कैपिटल एम आ जाएगा, यहीं से कैपिटल एम आ जाएगा, तो नीड भी नहीं है। और अगर एन भी निकालना चाहता तो इसमें पुट कर देते। चलो सोल्व करो इसको। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल एम जी इंटू 5 इंटू 10⁻² इक्वल टू 2 स्मॉल एम जी 33 इंटू 10⁻² कर दो, ठीक है। -2 गया, जी गया, ठीक है ना। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -3 ग्राम में गिवन है, इंटू कितना हो जाएगा 33, और अपॉन में कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 चला गया, वो ये कितना हो जाएगा 66 ग्राम हो जाएगा।
66 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 kg हो जाएगा। तो 66 इसको ग्राम में कन्वर्ट इतना कर दो। समझ में आया कि हमने कैसे किया? चलो ठीक है, चलो जल्दी सोल्व करो इसको। हाँ नोट कर लो, नोट करो, नहीं तो जल्दी से इसका फोटो खींच लो, नहीं तो नोट करो जल्दी, क्योंकि देखो ये आज मुझे 4 बज जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है, ठीक है ना। एक इक्विलिब्रियम का आ गया, एक क्वेश्चन बुकलेट में भी है जो तुम्हारा आएगा रोलिंग बेस्ड। ठीक है, हो गया। अब तो पेपर हो गए हैं सबके, तो कब तक हैं तुम्हारे पेपर भी? वेडनेसडे? नहीं फ्राइडे सब कुछ नहीं, अभी सबका टेस्ट मैं लेना शुरू कर दूंगा। अब तुमको फ्लूइड का टेस्ट देना है, ठीक है? क्या क्या? पहले फ्लूइड का लेंगे, उसके बाद में सॉलिड का। सॉलिड तो एकदम इजी है। कौन? क्वेश्चन यहाँ से लिख लेना तुम लास्ट में, ठीक है? चलो फोटो खींच लो, अभी मत लिखो। उसके बाद में नेक्स्ट चलो, पेज नंबर खोलो 24। पेज नंबर 24, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने पढ़ाया था। क्या? तो बाकी बच्चों के साथ अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है? तो मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट, मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मास मान लो कि m1 है और ये r1 है। ये मास मान लो कि m2 है, इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है। ये मान लो कि mn है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn है। और इस एक्सिस का नाम हमने दे दिया ab। तो याद होगा आई ए बी इजकल टू हम क्या लिखते थे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, बस यही करते थे, ठीक है? यही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में चलो मोबाइल रखो अभी। उसके बाद में है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? ये तुम्हारे आया हुआ है या तुम्हारे पेपर में आया हुआ है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, जैसे मैंने बताया था
कि एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मान लो कि तुम्हारा एक ट्रक है और एक कार है, दोनों का सेम स्पीड है, किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? क्यों? मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसलिए उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे है, ये नोट नहीं करना है ना, तो पता है सिमिलर कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि दो व्हील है, एक दो व्हील है कुछ ऐसे, एक व्हील यहाँ पे है, इसी टाइप से ना होता है बाइक का व्हील, ठीक है, और एक व्हील ऐसे है, एक व्हील ऐसे है, एक व्हील ऐसे है, दोनों अगर मान लो कि सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करे, ओमेगा से, सेम एंगुलर स्पीड से ओमेगा से रोटेट करे, दोनों का मास मान लो कि कैपिटल एम है, तो किसको रोकना इजी होगा, किसको रोकना मुश्किल होगा? छोटे वाला को रोकना इजी होगा, यानी कि उसको अगर रोटेट कर रहा है तो इसको रोकने के लिए कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्यों? इसीलिए जो बाइक का व्हील जो होता है या साइकिल का व्हील होता है, तो मोस्ट ऑफ मास यहीं पे कंसंट्रेटेड होता है, ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m1r1 स्क्वायर, तो इसका रेडियस ज़्यादा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है, वही रोल क्या होता है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। जैसे जिसका ज़्यादा मास है, जैसे ट्रक का ज़्यादा मास है, तो क्या करेगा, मोशन मतलब कि वो ज़्यादा अपोजिंग लगा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो मोशन को रेस्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, उसको रेस्ट करने के लिए ज़्यादा हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो यही मैं लिखाया हूँ, देख लो। द मास ऑफ द बॉडी रेसिस्ट द चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, जैसे अभी कार ट्रक का मोशन दिया, इट इज मेजर द इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस of a rotation raised the change of rotational motion. Greater the moment of inertia of a body, greater is the torque required to change its state of rotation. Thus moment of inertia of the body can regarded as the measure of rotational inertia of the body, ठीक है। The moment of inertia of a body plays same role as the rotational motion as the mass plays in linear motion। समझ में आया कि क्या है? इसको लिखा दूं या समझ गए? समझ गए तो ठीक है। उसके बाद में है रिलेशन बिटवीन, चलो लिखो, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रूव करके बताओ, हाफ mv स्क्वायर होता है। लिखो रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है कि इसमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे मान लो कि एक हमने ऐसे बॉडी ले लिया, चाहे ऐसे बॉडी ले लो, जैसे मान लो कि ऐसे कोई बॉडी ले लिया, ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये भी हमने लिखाया था v इक्वल टू कितना होता है, आर इंटू ओमेगा। और जैसे मान लो कि फैन ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे ये मान लो कि ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट के लॉन्ग होता है, ये पता है ना? हाँ,
तो जैसे मान लो कि एक मास हमने यहाँ पे ले लिया, एक मास यहाँ पे ले लिया, एक मास हमने सपोज करो कि यहाँ पे ले लिया, एक मास हमने यहाँ पे ले लिया। इस मास का मान लो कि डिस्टेंस है r1 और यहाँ पे वेलोसिटी है v1, ठीक है। ये मास मान लो कि m2 है, इसका रेडियस मान लो कि r2 है और इसका वेलोसिटी कितना है v2 है। यहाँ पे मान लो कि एक मास हमने ऐसे ले लिया, इसका मास मान लिया m3 ले लिया और इसका रेडियस r3 और इसका वेलोसिटी v3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक मास मान लो कि mn ले लिया, इसका रेडियस मान लो कि rn ले लिया और वेलोसिटी vn ले लिया। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें मान लो कि इस बॉडी में टोटल मास n है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे इस, ये कोई मान लो कि सॉलिड बॉडी है, इसमें n मास है, छोटे छोटे मास n है, तो हम क्या करेंगे सबका काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देंगे तो इस टोटल का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 हाफ mn vn स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और v इक्वल टू कितना होता है r इंटू ओमेगा। ओमेगा सबका सेम होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा सबका सेम होगा। तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, v1 को लिख सकते हैं हम हाफ m1 और इसको लिख सकते हैं r1 ओमेगा का स्क्वायर, इसमें हम लिख सकते हैं हाफ m2 और r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस प्लस हाफ mn और ये कितना हो जाएगा rn इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा फर्दर हम हाफ, अच्छा देखो इसमें हम लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा इसमें अब हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं ना। yes. तो क्या बचेगा जल्दी बताओ। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होता है। ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अभी हमने लिखाया था m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा i और ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होता है आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसको नोट लो कर लो और डेरिवेशन ये आ सकता है। डायग्राम दोबारा समझा दूं, जैसे ए देखो, जैसे ए है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, यहाँ पे देख लो पहले तुम सब लोग देखो, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ए मास है ए मास है ए मास है ए मास है, सबका वेलोसिटी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। हमने बताया था ना कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एक मास इस तरह से हमने एन मास ले लिया, वही लिया, सबका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। सबका डिस्टेंस डिफरेंट है तो सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन एंगुलर स्पीड सबका क्या होगा सेम होगा। चलो लिख लो, लिखा हुआ तो ये है। चलो जल्दी नोट करो इसको। अब ऐसा बुकलेट मैं बनवाऊंगा ना, तुम लोग लिखते नहीं हो कि जितना थ्योरी है अब सिर्फ न्यूमेरिकल ही मैं डालूंगा, थ्योरी सब तुम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तुम लोग लिखते नहीं, ऐसे लिखोगे ना तभी कुछ याद हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस टर्म के बाद में इस हमने कैसे लिखा। हाँ पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। हाँ तो चलो जल्दी नोट करो जल्दी।
हो गया। अब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, जाइरेशन। हो गया। अब लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है m² ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है तुम्हारा मास, और ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन। ये तो लिखा ही हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि सॉलिड स्फीयर का हमको निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो जैसे निकालो, फाइंड, लिखो फाइंड रेडियस ऑफ, कहीं जाइरेशन कहीं गायरेशन, गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डायमीटर के अबाउट, याद है ना, टू mr²। और इसको क्या कर दो, m² से इक्वेट कर दो, ठीक है। और m से m को कट कर दो तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/5r²। तो इसको r² को बाहर कर दो तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2/5r हो जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन इतना हो जाएगा। समझ रही हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको m² से इक्वेट करो और m को क्या करो, कैंसिल कर दो, ठीक है। और इसमें एक इसका डेफिनेशन भी गिवन है, इसका डेरिवेशन है, वो जरूरी नहीं है, वो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, बट आप क्या 2:30 को छुट्टी कर सकते हो? क्यों? क्योंकि हाँ हाँ 2:30 तक, उससे पहले ही छुट्टी कर दूंगा, टेंशन मत लो, 2:30 तक छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये नोट कर लीजिए सभी। अच्छा, अब मान लो कि फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ, यहाँ पे काटा दो, ऑफ ए रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या है, रॉड है,
ए रॉड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। तो आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ml²/12 लिखेंगे और इसको कर देंगे mk² से, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, l²/12। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, l/√12 लिख दो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l/2√3 हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ऑफ ए रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसका डिफिनीशन देखो, इसका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, बुकलेट में जो लिखा हुआ है वही तुमको याद रखना है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, distance from the axis of rotation at which if whole mass of the body were concentrated its moment of inertia about given axis would be same as with actual distribution mass। जैसे मान लो कि इसके अबाउट हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है और टोटल मास हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस हम r मान लो कि k ले लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mk²। बस यही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पेज, अब लिखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और ये आया हुआ है तुम्हारे बुक में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। क्या नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन कराया तो था, नहीं कराया, बताया था। अच्छा चलो, उसके बाद में लिखो थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पेज नंबर देखो 32-33, ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और लिखो और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिसेस, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिसेस, ये भी हमने बताया था, इसका एप्लीकेशन भी बताया था उस समय जब पढ़ाया था, तो जब पढ़ाया था शुरू में तो इसको कराया था, ठीक है। तो देखो इसमें हमने बताया था कि जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ऐसे है, और एक पैरेलल एक्सिस ऐसे है, ये भी, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मान लो कि d है, ठीक है। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², और m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, यही होता है। और इसी फार्मूला को हम लैंग्वेज में लिख दिए हुए हैं, लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इसमें लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, एनी एक्सिस दैट इज ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू, उसके बाद में लिखो, इसमें देखो लिया हुआ है प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिसेस, इसी चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम लोग करिए लोगे, और इसमें जो इसी प्रूफ गिवन है इसकी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिसेस। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर 34 पे गिवन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बुकलेट के पेज नंबर देखो 34। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो जैसे एक किसके लिए ब्रैकेट में लिखना, अप्लीकेबल फॉर, किसके लिए अप्लीकेबल है, प्लेनर बॉडी, इट इज अप्लीकेबल फॉर, इट इज अप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडी। प्लेनर बॉडी क्या होता है, 2D। इट इज अप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडी लाइक रिंग, डिस्क, ETC, जैसे स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, तो रिंग डिस्क लिख लो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई प्लेनर बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, इसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है। अच्छा देखो, एक इसी बोर्ड के प्लेन में हमने दो एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस क्या होगा, इसी प्लेन में होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस। तो इसमें हम लिख सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि जो एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इज इक्वल टू जो एक्सिस इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे मान लो एक और फिगर हमने बना दिया, जैसे ये हमने फिगर बना दिया, इसमें x ले लिया, इसको हमने z ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो x और z क्या है, बॉडी के प्लेन में है, और y क्या है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या होगा जल्दी बताओ, आई एक्स प्लस आई जेड, ऐसे हो जाएगा। दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इज इक्वल टू जो उसके परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है। अच्छा चलो चलो बंद करो एसी, मैं जैकेट से पहन लेता हूँ तो मुझे गर्मी होने लगता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग तो बैठे हो, मैं खड़ा रहता हूँ तो गर्मी होने लगता है। अच्छा चलो ये देखो, देखो बुकलेट में देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, समझ रहे हो ना, प्लेनर लेमिना क्या है, प्लेनर बॉडी, इज इक्वल टू प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर to its plane is equal to sum of moment of inertia of lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane। समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये लिखना जरूरी नहीं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द लेमिना, बस इसी को लिख देना। ठीक है, तुम लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया of two parallel axes about in the plane of body का दोनों का सम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्सिस, बस इतना ही लिख दो। ठीक है, या लिखा दूं इसको। अच्छा
पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मैंने कराया था, ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को घर से करके रखना है, ठीक है। 30 नेक्स्ट क्लास में करके लाना है। 35, 36, 37, 38 ये सारे क्वेश्चन तुम लोग को घर से करके रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो। एक सभी क्वेश्चन में कराया हूँ जब शुरू, हाँ कराया था। देखो तो उसमें रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो अभी निकाला था क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही आएगा। तुम लोग करके देखना, नहीं होगा तो मैं करके बताऊंगा, ठीक है। चलो उसके बाद में पेज नंबर 39 है, लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है तुम्हारे पेपर में शायद। नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा वो एंगुलर मोमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क टाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, दैट इज आई, ठीक है। तो इसमें डायग्राम गिवन ही है। टॉर्क इक्वल टू मतलब नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जैसे फिगर जैसे गिवन है वैसे हमने बना दिया। जैसे मान लो कि एक एक मास यहाँ पे हमने ले लिया m1, एक मास हमने यहाँ पे ले लिया m2, एक मास मान लो कि यहाँ पे m3 ले लिया, और इसका डिस्टेंस मान लो कि हमने r1 ले लिया, इसका डिस्टेंस मान लो कि हमने r2 ले लिया, और इसका डिस्टेंस r3, और इसका डिस्टेंस हमने mn ले लिया और rn ले लिया। पहले जल्दी से इसको फिगर को नोट करो, और इसका नाम मान लो कि इस एक्सिस का नाम हमने दे दिया ए बी, सभी नोट करो इसको, ठीक है। और इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, ठीक है। टॉर्क हमने क्या बताया था, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ बताया था। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लो कि कोई बॉडी है, मान लो कि ऐसे कोई बॉडी है, इसमें जितने भी मान लो कि एन मासेस से सभी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो सभी का लीनियर वेलोसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा? लीनियर वेलोसिटी भी सभी का सेम होगा या डिफरेंट होगा? एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होता है रोटेशनल केस में, लीनियर स्पीड लीनियर एक्सेलरेशन सबका डिफरेंट होता है। मैंने बताया नहीं था, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, सबका रेडियस तो डिफरेंट डिफरेंट है, ओमेगा सबका सेम होगा, तो वेलोसिटी सबका क्या होगा, और a इक्वल टू कितना होता है, r इंटू अल्फा होता है, तो रेडियस सबका डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए एंगुलर समझ रहे हो ना। तो a सबका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ओमेगा सबका सेम होगा, अल्फा सबका सेम होगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा चलो ठीक है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू हम क्या, टॉर्क इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस प्लस कितना लिख सकते हैं, टाउ n लिख सकते हैं, n के लिए, n पार्टिकल है तो। अच्छा इसमें हम क्या कर देंगे, f1 इंटू r1 कर देंगे, प्लस इसका हम कर देंगे f2 इंटू r2 कर देंगे, प्लस प्लस यहाँ पे लिख देंगे fn इंटू rn कर देंगे। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और f इक्वल टू कितना होता है, ma, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, m1 इंटू a1 इंटू r1, प्लस इसको हम लिख सकते हैं
M2 A2 R2 प्लस हम लिख सकते हैं डैश डैश प्लस Mn Rn और An, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, भी अभी मैं बताया था कि A इक्वल टू कितना होता है, A इक्वल टू कितना होता है, R इंटू अल्फा होता है। तो अल्फा सबका क्या होगा, सेम होगा। तो A1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, R1 इंटू अल्फा। A2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं M1, A1 को हम लिख सकते हैं क्या, R1 इंटू अल्फा इंटू R1 प्लस, समझ, पहले इस फिगर को हटाता हूँ, ठीक है। फिगर तो ड्रॉ कर लिए हो, चलो पहले इसको ड्रॉ कर लिए फिगर। ठीक है, प्लस इसमें हम लिख देंगे M2 R2 अल्फा इंटू R2 लिख देंगे प्लस प्लस Mn Rn इंटू अल्फा इंटू क्या लिख देंगे, Rn लिख देंगे, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं M1 R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर और इंटू R1 स्क्वायर इंटू अल्फा लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस प्लस, अब इसको हटा देते हैं, प्लस प्लस Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा सभी में क्या है, सेम है, तो कॉमन ले सकते हैं। और एक क्या है, टॉर्क इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस 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 Mn Rn स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये क्या चीज होता है, आई होता है, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर। तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, बस यही प्रूव्ड है। जैसे F इक्वल टू M होता है, इसी तरह से नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है। नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्या जैकेट सर से टोपी हटका पटा दो। अच्छा चलो, ऐसे चला दिया। आज तो लगता नहीं है पूरा होगा, नेक्स्ट क्लास में लेकिन पूरा हो जाएगा। बस ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है, 11-12 का सबसे मुश्किल चैप्टर रोटेशनल मोशन है, आज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जब आईआईटी के पेपर होता है तो फिर जी वीएमसी वाले बोलते हैं कि इसको क्वेश्चन को मत देखना इसके क्वेश्चन को देखना ही मत, और सब टॉपिक का करना है, इसके क्वेश्चन को देखना ही नहीं। नहीं आता नहीं है, बहुत मुश्किल आता है इसे, ठीक है। जेई में तो आ जाता है, जेई में नीट में तो कर सकते हैं बच्चे एकदम, मतलब उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन आईआईटी में तो इतना टफ पेपर इसका बनाता है कि टीचर का दिमाग हिल जाता है इसका सोल्व करने में। इसलिए फिर जी वीएमसी में बोला जाता है कि बस एक बार पढ़ लो कंसेप्ट के लिए, इस पे इसे एक्सपेक्ट मत करना कि इसका क्वेश्चन तुम आईआईटी में करके आओगे। अब नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर पढ़ाया था ना, एमवीआर। तो वो तो जैसे एमवीआर क्या होता है, पॉइंट मास के लिए होता है। अगर कोई सॉलिड बॉडी हो तो उसमें क्या रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। और इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, नहीं तो मोस्टली डेरिवेशन आता है। और जब फाइनल का पेपर होगा तो उसमें एक डेरिवेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और लिखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम L एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या दैट इज I। ठीक है, तो जैसे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, और इसमें रिलेशन निकालना है। तो जैसे मान लो कि एक मास यहाँ पे m1, इसका r1 है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, v1 होगा, ऐसे रोटेट कर रहा है तो, है ना। यहाँ पे एक मास यहाँ पे है m2, इसका डिस्टेंस है r2 और इसका वेलोसिटी है v2, ऐसे, ठीक है। एक मास मान लो कि यहाँ पे है m3, इसका वेलोसिटी है v3, इसका है r3, और एक यहाँ पे ले लेते हैं, और एक है mn, इसका वेलोसिटी है vn और इसका रेट rn है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr होता है। तो L इक्वल टू, हम इसका मान लो कि सभी क्या हो रहा है, सभी का एंगुलर स्पीड क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो L इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, L1 प्लस L2 डॉट डॉट L कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 v1 r1 प्लस हो जाएगा m2 v2 r2 प्लस प्लस mn vn rn, ठीक है। फिर v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा। v इक्वल टू कितना होता है, r इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा m1 v इक्वल टू होता है r1 इंटू ओमेगा इंटू r1 प्लस ये हो जाएगा m2 v इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा इंटू r2 प्लस प्लस फिर ये हो जाएगा mn और v इक्वल टू rn ओमेगा इंटू कितना लिख सकते हैं हम, rn, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, r1 इंटू r1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे m2 r2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस प्लस mn rn स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ए एल और ए कितना होता है, जल्दी बताओ। तो एल इजकल टू आई इंटू ओमेगा हो गया, यही रिलेशन हो गया। चलो जल्दी नोट कर लो इसको। बता दो इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो बता दो। अभी जाके घर पे अभी पढ़ोगे ये सब अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में पेज नंबर खोलो 47, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहले थ्योरी करा देता हूँ, उसके बाद में A to Z क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, पेज नंबर 47। अच्छा, इस रिलेशन को याद रखना है, एल इक्वल टू हमने क्या लिखा था, आई इंटू ओमेगा। तो इस चीज को मैं यूज करूंगा, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अभी हमने लिखा था एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो डी एल अपॉन में डी टी इक्वल टू आई तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई कितना हो जाएगा डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई, और डी ओमेगा बाई डी टी कितना होता है, अल्फा होता है, ठीक है। और आई अल्फा अभी बताया था टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डी एल अपॉन में डी टी इक्वल टू टॉर्क। चलो पहले इतना तो करो, ठीक है। अगर मान लो कि एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल लिख लो, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। अगर मान लो कि एक्सटर्नल, अच्छा ये बताओ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। सुनो, इतना लिख लिए। तो पहले देखो, अगर मान लो कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए तो डी एल अपॉन में डी टी कितना हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, समझ रहे हो ना। तो इफ टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो डी एल अपॉन में डी टी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और एल कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई वन ओमेगा वन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई टू इंटू ओमेगा टू, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू, ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। आई टू इंटू ओमेगा टू। तो यही लिखाया हूँ, देख लो बुकलेट में, when total external torque acting on the rigid body is 0, the total angular momentum of the body is conserved. This is law of conservation of momentum. This means no external torque acting on the angular speed of the body can increase or decreased by increasing or decreasing moment of inertia, ठीक है। जैसे मान लो, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे देखो, सुनो, जैसे मान लो कि ये कोई, मान लो कि रोटेटिंग टेबल है, इस पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ एंगुलर स्पीड होगा, ठीक है, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मैं अपने हैंड को ऐसे कर दिया तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस m1 r1 स्क्वायर m2, जैसे हैंड मेरा यहाँ पे है, तो इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो हमारा एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, जैसे आई वन ओमेगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दिया हूँ, देखो नेक्स्ट पेज पे, देखो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 48, illustration of a law of conservation of angular momentum. A man carrying heavy weight in his hand and standing on the rotating turntable can change the angular speed
ऑफ द टर्न टेबल, ठीक है। जैसे आप जो वेट है उसको इतना ऐसे कर देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब यहाँ पे रख लेगा तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर, इफ ए पर्सन स्टैंड ऑन द टर्न टेबल विथ ए स्टोन सम heavy weight in his hands, stretches out and the table is rotating slowly. If angular speed at once increase as he draws his hand to its chest, ठीक है, the moment of inertia of man and weights can together decreases as draws his hand inwards। समझ रहे हो ना, यही लिखा हुआ है। तो अपने हैंड को ड्रॉ कर लेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो इसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है, तो चलो एक क्वेश्चन हम कराते हैं, एक क्वेश्चन हम कराते हैं, जैसे पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन है। देखो पेज नंबर 49 पे जो क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ। देखो दिया हुआ है, ए स्मॉल ब्लॉक इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल क्या लिखा हुआ है, क्या, हाँ, सर्कुलर एट द एंड ऑफ द थ्रेड्स विच पासिस थ्रू ए होल। रुको मैं इसको करता हूँ वेरीफाई। देखो ये दिया हुआ है, तुम लोग बना लेना। ए स्मॉल ब्लॉक इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, बना लो, हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द एंड ऑफ ए thread which passes down through a hole at the center of the table top. If the system is rotating at 2.5 rpm यानी कि revolution per minute in a circle of radius 30 centimeter, in a circle of 30 centimeter radius, what will be the speed of rotation when the threads is pulled down to decrease the radius to 10 centimeter? ठीक है, कर सकते हो, करो, ट्राई करो तुम लोग, या मैं करके बताऊं। देखो एक क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 49। जैसे मान लो कि एक टेबल है, इतना बड़ा टेबल है, ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ पे रखा हुआ है जो ऐसे रोटेट कर रहा है टेबल के साथ, ठीक है, और रेडियस है इसका 30 सेंटीमीटर, इनिशियल सिचुएशन में है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ओमेगा मान लो कि ओमेगा 1 है, और फाइनली ये कुछ ऐसे हो जाता है, इतना हो जाता है, इसका रेडियस हो जाता है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो इसका ओमेगा 2 हो जाता है, ठीक है। तो एल दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, तो एल आई इजकल टू कितना हो जाएगा, आई 1 इंटू ओमेगा 1, और एल एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, आई एफ इंटू आई टू कर दो, आई टू इंटू ओमेगा 2। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बता दो यस और नो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आई इजकल टू लिख सकते हैं क्या, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, और एल एफ इजकल टू हम लिख सकते हैं क्या, m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अच्छा, m1 तो सेम ही है, मास तो सेम ही है, मास तो सेम ही है, तो इसमें हम लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इजकल टू हम लिख सकते हैं m1 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे है 30, तो 30 का स्क्वायर, और ये क्या है 2.5 है आरपीएम, और ये कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2, तो हमको
फाइंड ही करना है। अब चलो तुम लोग सोल्व करो उसको। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2.5 इजकल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा। रहने दो, आरपीएम लिख दो ये भी। अच्छा आरपीएस है तो कोई बात नहीं, तो ओमेगा 2 इजकल टू लिख दो आरपीएस। समझ गए नहीं कि कैसे किया मैंने? जैसे इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया और इतना है। और इसका आंसर मैं बता देता हूं, कितना आया है आंसर इसका, 22.5 करके देखो, 22.5। तो ये रोटेशन का रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको अच्छी तरह से तुम लोग कर लो। अब ऐसा है कि इसके जितने भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है तुम लोग को खुद ट्राई करके रखना है, ठीक है, खुद ट्राई करके रखना है। और नेक्स्ट क्लास में जो जो नहीं होगा, ऑलरेडी मैं न्यूमेरिकल्स कराया हूँ, जो जो नहीं हो वो मैं करा दूंगा। अब एक टॉपिक है रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग तो ये थोड़ा मुश्किल है और इसमें थोड़ा फ्रेश माइंड चाहिए, तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक है। तुम लोग भी थक गए हो। एस आरपीएस में ही गिवन है तो इसका भी आंसर हमने आरपीएस में ही कर दिया। ठीक है, तो अब एक टॉपिक रहता है रोलिंग, तो उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और रोलिंग जो तुम्हारा आया हुआ है उसको भी नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।